जब ज्यादातर लोग लंबे पावर आउटेजेस के बारे में सोचते हैं तो वे कल्पना करते हैं कि कुछ ड्रामेटिक एक साथ फेल हो रहा है। एक बड़ा तूफान, एक जबरदस्त धमाका या ग्रिड का पूरी तरह से कोलैप्स होना। पर यह बात सही नहीं है। मल्टी डे ब्लैकआउट्स आमतौर पर इसलिए नहीं होते क्योंकि सब कुछ एक साथ टूट जाता है। मल्टी डे ब्लैकआउट्स इसलिए होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक ग्रिड इंतजार करने के लिए बनाया गया है। इलेक्ट्रिक ग्रिड कॉन्फर्मेशन का इंतजार करता है, इलेक्ट्रिक ग्रिड क्रूज का इंतजार करता है, इलेक्ट्रिक ग्रिड मैनुअल डिसीजंस का इंतजार करता है। इस इंतजार के दौरान बड़े इलाके अंधेरे में रहते हैं, भले ही सिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही खराब हुआ हो। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सेंसर्स लगाए जाते हैं जो पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं, और वे सेंसर्स लगातार करंट, वोल्टेज और टाइमिंग को मेजर करते हैं। वह ऑटोमेशन सिस्टम जो चुपचाप मल्टी डे ब्लैकआउट्स को खत्म कर रहा है, वह तूफानों को कमजोर बनाने या बिजली की तारों को मजबूत बनाने के बारे में नहीं है। यह रिकवरी प्रोसेस से इंतजार को हटाने के बारे में है। जब कोई लाइन खराब हो जाती है तो ग्रिड कंट्रोल सिस्टम को अपने एएपी यह नहीं पता चलता कि दिक्कत कहां है या किस तरह का नुकसान हुआ है। आगे के नुकसान को रोकने के लिए एक बड़े इलाके में बिजली बंद कर दी जाती है। फिर यूटिलिटी कंपनियां लाइनों, स्विचों और ट्रांसफॉर्मर्सों की भौतिक जांच के लिए कर्मचारियों को भेजती हैं। हर कदम पिछले कदम के पूरा होने और पुष्टि होने पर निर्भर करता है। अगर एक खंभा टूट जाता है तो टूटे हुए खंभे के नीचे सब कुछ बंद रहता है जब तक कि उस खंभे की मरम्मत नहीं हो जाती, भले ही बाकी उपकरण ठीक हों। यह प्रक्रिया तब सही थी जब निगरानी सीमित थी और ज्यादातर उपकरण अपनी स्थिति की जानकारी नहीं देते थे। लेकिन यह प्रक्रिया छोटी छोटी खराबी को लंबी कटौती में बदल देती है, क्योंकि ग्रिड अपने एएपी समस्याओं को भरोसेमंद तरीके से अलग नहीं कर सकता। जब कुछ खराब हो जाता है तो ऑटोमेशन सिस्टम को सिर्फ यह नहीं पता होता कि बिजली चली गई है, यूं पता होता है कि बिजली कहां गिरी, कितनी तेजी से गिरी और किस तरह के इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर ने खराबी पैदा की आई। वह जानकारी ऑटोमेटेड स्विच को खुलने और बंद होने देती है, जिससे केवल खराब हुए हिस्से को काट दिया जाता है, जबकि यूएस के चारों ओर बिजली को रीरूट किया जाता है। आधे शहर के अंधेरे में डूबने के बजाय आउटेज कुछ ब्लॉक्स या फिर एक ही गली तक सिमट जाता है। कृपया सब्सक्राइब करें। यह तरीका तभी काम करता है जब मॉडर्न ग्रिड स्विच अब स्लो मैकेनिकल डिवाइस न हो जिन्हें इंसान की कंफर्मेशन की जरूरत हो। सॉलिड स्टेट और फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच कुछ सेकंड्स में काम कर सकते हैं। इन स्विचों को काम करने से पहले किसी ट्रक के आने या टेक्नीशियन को लाइन को देखने की जरूरत नहीं होती। जब कोई फॉल्ट डिटेक्ट होता है तो ऑटोमेशन सिस्टम पहले से टेस्ट किया हुआ रिस्पॉन्स देता है। इसे पहले से डिजाइन और सिमुलेट किया जाता है, इसे कंट्रोल किया जाता है ताकि डैमेज्ड इक्विपमेंट को चालू न किया जा सके। बाहर से कुछ भी ड्रामेटिक नहीं होता। ज्यादातर लोगों के लिए बिजली जल्दी वापस आ जाती है, भले ही खींच और रिपेयर का काम चल रहा हो। छोटे डिस्ट्रीब्यूटेड बैटरीज को सब स्टेशन पर, फीडर के पास और जरूरी नेटवर्क नोड्स पर रखा जा रहा HAI। ये बैटरीज शहरों को कई दिनों तक चलाने के लिए नहीं हैं। इनका मेन पर्पस कम टाइम के लिए स्टेबिलिटी देना है। ये वोल्टेज को स्टेबल रखती हैं जब ऑटोमेटेड स्विच रिकॉन्फ़िगर होते हैं, और ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को चालू रखते हैं ताकि सेंसर्स और कंट्रोल सिस्टम ऑनलाइन रहें। इन बफर्स के बिना ऑटोमेशन फेल हो जाएगा जैसे ही पावर जाएगी, क्योंकि रिकवरी के लिए जरूरी कंट्रोल सिस्टम्स की भी पावर चली जाएगी। बेसिकली बैटरीज एक ब्रिज का काम करती हैं, ग्रिड को रिकवर होने के लिए टाइम देती हैं इससे पहले कि ह्यूमन क्रूज पहुंचे। यूटिलिटीज ने दशकों तक ऐसे ग्रिड सिस्टम्स डिजाइन किए हैं जो हर जरूरी स्टेप पर इंसानी निगरानी पर निर्भर करते हैं।
ऑटोमेशन को डिसीजंस लेने देना ये पूरी तरह से विश्वास पर निर्भर करता है कि यह कोई भी अनसेफ कंडीशन नहीं बनाएगा। हर पॉसिबल फेलियर मोड पर विचार करना होगा। उदाहरण के लिए एक सेंसर गलत डेटा रिपोर्ट कर सकता है या एक स्विच आधे खुले कंडीशन में फेल हो सकता है। कभी कभी 2 फॉल्ट्स एक ही समय पर भी हो सकते हैं। ये सिनेरियोस रेयर हैं, लेकिन ग्रिड को इन्हें सेफली हैंडल करना होगा। इस रिक्वायरमेंट की वजह से यूटिलिटीज ने ऑटोमेशन सिस्टम को धीरे धीरे डिप्लॉय किया है। टेक्नोलॉजी सालों से अलग अलग कंपोनेंट्स में मौजूद है, लेकिन उन कंपोनेंट्स को एक भरोसेमंद रिस्पॉन्स सिस्टम में इंटीग्रेट करने में समय और टेस्टिंग लगती है। जब फेलियर होते हैं तो रिजल्ट एक ट्रेडिशनल ब्लैकआउट जैसा नहीं दिखता। लंबी आउटेज के बजाय लोगों को छोटे छोटे इंटरप्शन होते हैं। लाइटें फ्लिकर हो सकती हैं, डिवाइसेस रीसेट हो सकते हैं, कुछ इक्विपमेंट तेजी से स्विचिंग को टॉलरेट नहीं कर सकते। मिसक्लासिफिकेशन का रिस्क भी होता है, जहां एक हार्मलेस इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट को एक सीरियस फॉल्ट माना जाता है और अननेसेसरी आइसोलेशन होता है। इंजीनियर्स को ऑटोमेशन सिस्टम को केयरफुली ट्यून करना चाहिए ताकि यह तेजी से रिएक्ट करे, लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्ट न करे। यह ट्यूनिंग लोकल है। जो एक रीजन में काम करता है वह दूसरे रीजन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि लाइन की लंबाई, इलेक्ट्रिकल लोड और इक्विपमेंट अलग होते हैं। कोई एक यूनिवर्सल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जो हर जगह काम करे। तेज रिकवरी से सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी BRH जाती है। ज्यादा सेंसर्स, ज्यादा स्विच, ज्यादा सॉफ्टवेयर और ज्यादा इंटरैक्शन पॉइंट्स की जरूरत होती है। इस इंक्रीज से अपफ्रंट कॉस्ट बढ़ती है और स्पेशल मेंटेनेंस स्किल्स की जरूरत होती है। यूटिलिटीज को ट्रेनिंग और नए ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में इन्वेस्ट करना होगा। पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिमिट करता है कि ऑटोमेशन क्या कर सकता है। ये एक ऐसे पोल को रिपेयर नहीं कर सकता जो गिर गया हो, या एक ऐसे ट्रांसफार्मर को जिसका सर्विस लाइफ खत्म हो गया हो। यह सिर्फ फेलियर से होने वाले डैमेज को लिमिट कर सकता है। कुछ केसेस में ऑटोमेशन सिस्टम ऐसी कमजोरियों को उजागर करता है जो पहले छुपी हुई थीं और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले बदलने पर मजबूर करता है। अगर पूरे इलाके की पावर जनरेशन चली जाए या उस इलाके में बिजली पहुंचाने वाली ट्रांसमिशन लाइंस टूट जाए, तो लोकल ऑटोमेशन ऐसी पावर नहीं बना सकती जो मौजूद ही नहीं है। ये ऑटोमेटेड सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन लेवल की फेलियर्स को हैंडल करने के लिए बनाए गए हैं, न कि पूरी सप्लाई खत्म होने के लिए। ये ऐसे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर भी डिपेंड करते हैं जिन्हें चालू रहना चाहिए। हालांकि इन नेटवर्क्स को इंक्रीजिंगली मजबूत किया जा रहा है, फिर भी ये फेलियर से इम्यून नहीं हैं। भयानक घटनाएं अच्छे से डिजाइन किए गए सिस्टम्स को भी ओवरवेल्म कर सकती हैं। फर्क बस इतना है कि रिकवरी का काम तुरंत शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि पहली रिपेयर क्रू के आने का इंतजार किया जाए। ऑटोमेशन सिस्टम ये वादा नहीं करता कि बिजली कभी नहीं जाएगी। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि ज्यादातर आउटेज छोटे हों, कम जगह पर हों और कम परेशानी वाले हों। कई दिनों तक चलने वाले ब्लैकआउट आम होने के बजाय अब बहुत कम होंगे। ज्यादातर लोगों के लिए इस बदलाव का मतलब है कम खराब हुआ सामान, काम पर कम छुट्टी और बिना हीटिंग या कूलिंग के कम रातें। तूफान का अनुभव लंबे समय तक चलने वाली बाधा से एक छोटी रुकावट में बदल जाता है। अनुभव में यह बदलाव सिस्टम डिजाइन का नतीजा है, न कि किसी एक हार्डवेयर का। यह ऑटोमेशन सिस्टम मल्टी डे ब्लैकआउट्स को इसलिए खत्म करता है क्योंकि यह तनाव में ग्रिड के व्यवहार को बदल देता है। यह इंतजार को एक्शन से, अनिश्चितता को मेजरमेंट से और बड़े शटडाउन्स को सटीक आइसोलेशन से रिप्लेस करता है। यह इस बात को मानता है कि फेलियर्स अब भी होंगे और पावर लॉस के हर एक इंस्टेंस को रोकने की कोशिश करने के बजाय फेलियर्स को रोकने पर
फोकस करता है। जैसे जैसे डिप्लॉयमेंट बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह होगी कि यह खुद पर कितना कम ध्यान खींचता है। ग्रिड अभी भी कभी कभी फेल होगा, लेकिन यह दिनों तक फेल नहीं रहेगा। ये इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें।